दमोह जिले के सभी किसान भाई बहनों का आज की इस फेसबुक लाइव सेशन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच सुधीर कोचर, कलेक्टर दमोह, और मेरे साथ हमारी टीम के सभी सदस्य, जिनमें हमारे उप संचालक कृषि मौजूद हैं, हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, हमारे सहकारिता के अधिकारी मौजूद हैं, बिजली विभाग कृषि अभियांत्रिकी की टीम हमारी मौजूद है, हमारे तहसीलदार साहब मौजूद हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के सभी संबंधित कृषि से रिलेटेड उद्यानिकी के अधिकारी मौजूद हैं, सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज की चर्चा अब हम प्रारंभ करते हैं और मैं कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे मनोज अहिरवार जी से कहूँगा, वैज्ञानिक जो हैं वो इसका। दौलत कुर्मी जी ने पूछा है हरी बटरी में कब और कितना पानी लगेगा, ये बता रहे हैं उसके बारे में। हाँ, पहला पानी जो है आप 20-25 दिन में दे सकते हैं हरी बटरी में जी। इनकम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये एक बार फिर से बताइए आप, जो बटरी के बारे में कब कब पानी लगेगा, कितना पानी लगेगा बताइए। में पहला पानी आपको 20 से 25 दिन, बुवाई के 20-25 दिन बाद पहला पानी लगाना पड़ेगा, उसके 25-30 दिन बाद दूसरा पानी, 2 पानी उसमें लगेगा बस। हमारे किसान बंधु हैं, उनकी क्वेश्चन आए कि चना और मसूर क्यों सूख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि चना या मसूर के जो सूखने का जो कारण है, जो आपका जिसको आप लोग ओगरा बोलते हैं या फफूंद से संबंधित, आमतौर पर पानी देने के बाद ज़्यादा सूखता है। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जो अपने जैविक फफूंदनाशक है जिसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी है, इसका उपयोग आप करें, और साथ साथ में जो भी फफूंदनाशक हैं उनका उपयोग करें पानी देने के पहले। इसमें टूबोकोनाजोल वगैरह है और भी अन्य जो फफूंदनाशक हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो आप कृषि वैज्ञानिकों के नंबर पर आप अपनी फ़ोटो भी फसलों की भिजवा सकते हैं। धन्यवाद। ये बरखेड़ा गेहूँ म्याऊ कीट लग रहे हैं। हाँ, किसानों की गेहूं की बुआई हो गई है तो गेहूं में आमतौर पर एक कीट लगता है म्याऊ, जिसको रस्ट चूसने काम करता है, जो जड़ों में लगता है। ये भूरे रंग का जो कीट होता है, तो अगर जहाँ जहाँ पे म्याऊ कीट की दिक्कत होती है तो वहाँ पे चिट्ठे चिट्ठे या एक क्लस्टर में फसल हमारी सूखना शुरू होती है। किसान भाई उस पौधे को उखाड़ कर देके उसकी जड़ों में आपको कुछ रस चूसक कीट दिखेंगे भूरे रंग के। तो उस समय आपको थायमेथाक्साम इमिडाक्लोपिड जो भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, इसका आप एक स्प्रे कर देंगे और साथ में आप पानी दे देंगे 1-2 दिन बाद, तो ये जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। धन्यवाद। किसान भाइयों का प्रश्न था संजू जी का कि लास्ट दिसंबर तक आप कौन सी वैरायटी गेहूं की लगा सकते हैं। इसमें जो है आप DBW 187, DBW 303, MP 3382 और HI 8759 और HI 16 आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ये वैरायटीज हमारे दमोह में उपलब्ध है। एक किसान की वो समस्या है कि अरहर में इल्ली की समस्या बहुत ज़्यादा है। अभी अरहर फूल की अवस्था से पार होते हुए फली बनने की अवस्था पे चल रही है। इस समय अगर इल्ली की समस्या आप लोग के फसलों में ज़्यादा है तो किसान भाई सबसे पहले जो इल्ली की जो दवाइयाँ हैं उसमें इमामेक्टिन बेंजोएट है, फ्लूमेंडामाइड है, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। साथ साथ में एक हमारे किसान और हैं प्रीतम कुर्मी जी, जो नींबू की खेती करते हैं और साथ में जैविक से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं। तो आप जैविक जो कीटनाशक हैं या फफूंदनाशक हैं जिसमें नीमास्त्र वगैरह है या दशपर्णी आर्क है या ट्राइकोडर्मा विरिडी वगैरह है, इनका आप उपयोग करें। और साथ में आपकी फसलों में जो समस्या है उसको मेरे नंबर तक, जो कि 99 93 27 90 17 है। एक मिनट फिर से रिपीट कर दीजिए नंबर जी। मेरे राइट कमेंट में इनका नंबर डाल दीजिए अपने। डॉक्टर मनोज कुमार अहिरवार, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र दमोह, 99 93 27 90 17। इस नंबर पे आप अपनी फसल की फोटो या आपकी जो समस्या है वो हमारे तक भिजवा सकते हैं। या और भी आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र दमोह, जो कि सागर रोड पे सागर नाका पुलिस चौकी के आगे पड़ता है, हुंडई कार शोरूम के सामने, वहाँ पे आप अपनी फसल के सैंपल भी ला के दिखा सकते हैं। और भी कोई अति आवश्यक बात होती है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबिल सिंह जी लोधी का प्रश्न है कि ग्रामीण स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा सके परंपरागत खेती के लिए। तो परंपरागत खेती की एक पूरी योजना है और ग्रामीण स्तर पर जो हमारे AEO एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको पूरी जानकारी वहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। फसल बीमा योजना
बोलिए, आप बताते जाओ। रामकरण पटेल जी का एक प्रश्न था कि जैविक खेती का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो इसके लिए मध्य प्रदेश में जो है एक संस्था है, मध्य प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्था, जिसको MP शोका कहते हैं। तो वहाँ पर जैविक खेती का पंजीयन किया जा सकता है। और दूसरा जो है नेशनल लेवल पर अपेडा में इसका पंजीयन होता है। तो जो भी किसान बंधु जैविक खेती का पंजीयन कराना चाहते हैं वो कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग इसमें कोऑर्डिनेशन का काम कर सकता है। फसल बीमा की जो है अभी जो है फसल बीमा रबी फसलों का हो रहा है। जो भी किसान बंधु जो है फसल बीमा कराना चाहते हैं तो उनके लिए जो है 15 दिसंबर तक उनके लिए डेट निर्धारित है। तो किसान बंधु रबी फसलों का, जैसे गेहूं है, चना है और मसूर है, इनका फसल बीमा रबी फसलों का करा सकते हैं। और खरीफ फसलों का बीमा हो चुका है, उनके क्लेम का भुगतान अतिशीघ्र जो है शासन द्वारा किया जाएगा। तो अभी 2023 तक की खरीफ फसलों का बीमा क्लेम हो चुका है और रबी फसलों के लिए जो है आप 15 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं। एक और हमारे किसान बंधु हैं श्री राम कुलेरिया जी, इनका एक प्रश्न है कि हम हरी खाद का उत्पादन करते हैं, उसके बाद अन्न अवशेष का उपयोग कहाँ करें। तो जैसे कि जो भी हरी खाद की अगर आप फसल लेते हैं तो सबसे पहले तो आप हरी खाद को 45 दिन की अवस्था में मिट्टी पलटने वाले हल से या उस किसी भी प्लाऊ से उसको आप ज़मीन में दबा दें, तो वो पूरे अवशेष जो है डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन में बड़े अच्छे से काम करेगा। तो इसमें आपने हरी खाद लगाई भी थी सनो ढैंचा का, तो आप उसको सबसे पहले दबा दें। और साथ में क्या है, कुछ किसान भाई इसका बीज बनाते हैं, उसके बाद कुछ अवशेष बचते हैं, तो उनका उपयोग आप भी खाद बनाने में या रस्सी बनाने में और या अन्य तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, आप इधर बता दो फसल बीमा पे बता दीजिए। हाँ, एक कपस्या प्रमोद कुर्मी जी ने लिखा था कि खाद रात में सप्लाई हो रहा है और खाद की दिक्कत हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पथरिया में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कहीं पर भी ज़िले में खाद की कमी नहीं है। यदि मान लीजिए, हाँ, और हमने दमोह हेल्पलाइन पे भी कहा है कि यदि किसी को भी ऐसा लगता है कि खाद की कहीं कालाबाजारी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, आप हमको सूचना दें, हम तत्काल उस ऐसे वेंडर के खिलाफ या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे। हाँ, श्री कपस्या कुर्मी प्रमोद कुर्मी जी ने लिखा है, सर पशुओं को फसल की सुरक्षा के लिए झटका मशीन लगा सकते हैं। आप बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, यह क्रूएल्टी एक्ट के अंतर्गत आता है। यदि ऐसे पशु आपके यहाँ निराश्रित गौवंश या आवारा घूम रहे हैं, तत्काल पंचायत को शिकायत करें। पंचायत को कलेक्टर सर के माध्यम से आदेश दिया जा चुका है, वो उन पशुओं को गौशाला पहुँचाएंगे, बाड़ा बना के रखेंगे, व्यवस्था शासन से दी गई है। आपको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना जिसमें पशुओं को झटका लगे या उसको करंट दिया जाए, यह अपराध है। एक ये और है आपका, किनका है? पुष्पेंद्र कुर्मी। ये सी पुष्पेंद्र कुर्मी जी के द्वारा लिखा गया है कि ग्राम खमकौर में पोस्ट मोरई ब्लॉक हटा जिला दमोह में 200 से ज्यादा आवारा गोवंश घूम रहे हैं। इस संबंध में आपको बता दूं, माननीय कलेक्टर सर से स्पष्ट आदेश जारी हो चुके हैं। सभी पंचायतों का यह दायित्व है, पंचायतों में आप शिकायत करें और यदि वो आपकी जानवर को गौशाला नहीं पहुंचाते हैं या बाड़ा बना के नहीं रखते हैं तो आप उसकी सब शिकायत भी अपने जनपद में करें। यदि इसके बाद भी नहीं होता है तो आप पशुपालन विभाग को सूचित कर सकते हैं, उसमें शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। ये जो आपने अभी विषय उठाया है, जहां पर ये आवारा पशु घूम रहे हैं, ये चीज़ मैंने अभी हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारियों को बता दी है। यहाँ पर हम तत्काल हमारी टीम कल भेज करके और उसका समाधान करा देंगे। जी। एक प्रश्न आया है यहाँ पर, फसल बीमा योजना का लाभ कब तक मिलेगा? 2023-24, इसके बारे में बता दीजिए। फसल बीमा योजना के बारे में पूछा गया है, जो कि श्री अद्वरनाथ सिंह लोधी ठाकुर इनके द्वारा पूछा गया है। श्री अद्वरनाथ सिंह लोधी जी, मैं बता दूं, फसल बीमा योजना का अभी 22-23 का क्लेम भुगतान हो गया है। 23 का अपना खरीफ का क्लेम भुगतान हो गया है और रबी का भी हो गया। अभी 24-25 का क्लेम की गणना की जा रही है और एक क्लेम की गणना जो है फसल कटाई प्रयोग के आधार पर और सैटेलाइट डाटा के आधार पर की जाती है। इसमें जो है ये जरूरी नहीं रहता कि जिन किसानों ने जो है बीमा किया है उन सभी किसानों को क्लेम का भुगतान हो। इसमें जो है साथ-साथ एनालिसिस किया जाता है
उसमें जो है 7 में से 2 वर्ष जो है घटा दिए जाते हैं जो ज्यादा नुकसान वाले होते हैं, और 5 साल का जो एवरेज होता है, यदि आपकी फसल का नुकसान उन 5 साल के एवरेज से ज्यादा होता है तो आपका बीमा दावा की गणना के अनुसार आपको भुगतान किया जाता है। तो अभी 23-24 का हो गया है, 24-25 का भुगतान अभी होना, खरीफ का जो है गणना चल रही है, जो उसका अति शीघ्र शासन द्वारा भुगतान किया जाएगा। ये अभी आप पूछ रहे हैं डालचंद पटेल जी की टमाटर में करमुआ रोग लग रहा है, इसके बारे में हमारे कृषि वैज्ञानिक आपको बताएंगे। जी, डालचंद पटेल जी, जो टमाटर में करमुआ है, जिसको आप लोग पोकर्रा रोग भी बोलते हैं, जिसमें पत्ती ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मुड़ती है, जो कि एक वायरस जनित रोग है, रस चूसक कीटों से होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें इंटीग्रेटेड जो मैनेजमेंट सिस्टम है कीटों का, सबसे पहले हम LOST की जो टैग वो होते कार्ड होते वो लगाएं। साथ साथ में हम कुछ जो रस चूसने वाले कीड़ों के लिए इंसेक्टिसाइड है, जिसमें थायोमेथाक्साम है, मिडाक्लोप्रिड है या एसिडामेप्रिड है, इनका आप स्प्रे करें 1 हफ्ते के अंतराल पर, तो इसमें जो आपको आराम लगेगा। धन्यवाद। आपका कौन सा था पॉइंट? अमित कुमार पटेल। हाँ, 1 मिनट इनको बता दीजिए पहले। एक किसान है राधे संजू पटेल, ये बोल रहे हैं कि कम समय में गेहूं की कौन सी लास्ट दिसंबर में बोनी कर सकते हैं। तो वैरायटी का नाम है MP17, JW 173, HI 1500 और HI 1544। इसकी बोनी ये कर सकते हैं। एक और हमारे किसान भाई हैं सुरेंद्र नामदेव जी। सर, असुगंधाई खेती कृषि विज्ञान केंद्र से हेल्प चाहिए, आपको बिल्कुल मिल सकती है। इसका अनुसंधान केंद्र JNTU जबलपुर में है और CMAP में भी है। आप किसी दिन कृषि विज्ञान केंद्र आ जाएं तो आपको इसके बारे में जो पूरी जानकारी है, अभी दमोह जिले में बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं, तो आपको हम वो नंबर भी दे देंगे, उनके फील्ड विजिट भी आपको करवा देंगे और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। हाँ, बताइए। कुलदीप पटेल मिर्जापुर, इनका प्रश्न है कि सोयाबीन की खरीदी कब से प्रारंभ होगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कुलदीप पटेल जी कि सोयाबीन की खरीदी प्रारंभ हो गई है, उसके लिए 10 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। आप जो है उपार्जन केंद्रों में जाकर के जो है अपना स्लॉट बुक करके और अपनी खरीदी कर सकते हैं, खरीदी करा सकते हैं। और उसके लिए विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि नमी जो है 12% से कम होना चाहिए, ये विशेष उसमें आप देख रहे हैं। भाव सोयाबीन का जो भाव है वो 4,892 रुपये 4,892 रुपये प्रति क्विंटल है। तो इसमें जो भी किसान बंधु अपना उपार्जन कराना चाहते हैं वो अपना स्लॉट बुक कर लें, जिस भी केंद्र में आपको उपार्जन कराना है। बता दिए ना। सत्येंद्र सिंह जोशी जी का प्रश्न है कि FPO कैसे बनता है और इसकी प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। FPO बनाने के लिए आपको जो है 300 किसानों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि ये डिटेल विषय है, इसलिए आप कभी भी ऑफिस में आकर के या फिर कृषि विज्ञान केंद्र आकर के इस बात। एक और हमारे किसान भाई साकेत जैन जी का है कि कृषि विज्ञान चाइना सीड क्या है? चिया सीड लगा के किसानों को व्यापक प्रचार प्रसार करके किसानों को बारीकी सिखा दी जाए। तो कृषि विज्ञान केंद्र में खुरपका रोग के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग ऑन कैंपस ऑफ कैंपस होती रहती है। तो आप कृषि विज्ञान केंद्र आए और आपको जिस भी सब्जेक्ट में ट्रेनिंग चाहिए है तो कृषि विज्ञान केंद्र में और साथ में आपके गांव में भी हम लोग ट्रेनिंग उपलब्ध करा देंगे। बस आप हमें समय और डेट अपन मिलकर बात कर लेते हैं कि कौन सी दिनांक में आपके गांव में ट्रेनिंग रखना है। कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग इसमें आपकी पूरी मदद करेगा। एक करण सिंह किसान है, ये कह रहे हैं मटर या चना में किसी खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं। तो मटर में पोस्ट इमरजेंसी ने बोने के बाद जो है सिंकार नाम का खरपतवार नाशी है, उसका 1 लीटर पर हेक्टर में उपयोग कर सकते हैं। चना में पोस्ट इमरजेंसी ने अंकुरण के बाद किसी भी प्रकार का खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। बोने के बाद अंकुरण के पहले पेंडिमिथिलीन 1 लीटर 1 हेक्टर में उपयोग कर सकते हैं। ये क्या है? कृषि केंद्र गए थे लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं, नए बीज ट्रायल करने के लिए बीज चाहिए। यदि मनीष कुर्मी जी, यदि आप नए बीज लेना चाहते हैं तो नए बीज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में ब्रीडर सीड उपलब्ध हो जाता है। और दूसरा, अभी बीज निगम में नए सीड जो मैंने अभी पूर्व में वैरायटीज बताई थी वो उपलब्ध है। अब बीज निगम से जाकर के इसको ले सकते हैं। मनीष कुमार जी, जो आपने प्रश्न किया था बीज से संबंधित, तो बीज के 2-3 स्रोत होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, बीज निगम और सोसाइटी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर अपन और थोड़ा स्टेट लेवल पे जाएं तो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं, तो वहाँ से आपको भी समस्त प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। एक और आया है कि गेहूं की फसल में फलने फूलने की कौन सी दवाई डालें, तो ऐसी कोई अलग से दवाई नहीं डालना है। आप उसका बढ़िया पानी दें, पहला पानी, और नैनो यूरिया नैनो DAP का आप स्प्रे करें।
और साथ साथ में आप निरंतर देखते रहें कि कोई समस्या आ रही है तो आप वैज्ञानिकों से संपर्क करें। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि कोई भी फूल और फलने वाली कोई अलग से दवाई नहीं होती है, वो हार्मोन्स होते हैं। अनावश्यक में आप खेती की लागत को ना बढ़ाएं। जो भी न्यूट्रिएंट है, जैसा भी वैज्ञानिक महोदय ने बताया है, तो आप जो है उनका उपयोग करिए। इनको यहाँ आना पड़ेगा बोलने के लिए। एक अमित कुमार पटेल जी का एक प्रश्न था कि सर जैविक खेती करने के लिए कोई सरकारी योजना है? जी, हमारे कृषि विभाग द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना चलती है, उसके माध्यम से आप योजना का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विभाग में आकर के संपर्क कर सकते हैं। एक किसान है, गेहूं का बीज चाहिए, कहाँ मिलेगा? गेहूं का बीज अभी बीज निगम में और दमोह में सोसाइटियों में उपलब्ध है, जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय में। श्री सचेन जैन जी, आपका एक प्रश्न है, खुरपका मुंह पका रोग चरम पर है। इस रोग के संबंध में आपको बता दूं कि हमारा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और काफी हो चुका है, और यह कहीं भी आपको सूचना यदि इस तरह की मिल रही है, जानकारी है, तत्काल आप पास के पशु चिकित्सालय से संपर्क कर लें और अवगत कराएं। आपको तुरंत जो है उपचार करवाया जाएगा। ये सचिंद्र जैन जी, आप गांव का नाम लिखिए, किस गांव में ये खुरपका रोग है, तो हम अपनी टीम भी वहां भेज देंगे। ये मृदा परीक्षण के बारे में एलन राठौड़ जी पूछ रहे हैं, बताइए। मृदा परीक्षण कैसे करा सकते हैं? जब आपका खेत की फसल कट जाए, साल में 2 बार, एक बार खरीद के बाद में, एक बार रबी के बाद में, खाली खेत में आप 6 इंच गहराई से 20 इंच में गड्ढा बनाकर जो अपने कृषि के जो अधिकारी हैं उनके प्रिंट मिल रहा है। अच्छा, एक प्रश्न अभी आया था कि धान की खरीदी कब से शुरू होगी? तो धान की खरीदी जो है 18 नवंबर से प्रारंभ होने की हमारी योजना है, और उस दिन से हम इसका पूरा प्रयास करेंगे कि धान की खरीदी प्रारंभ हो जाए। एक प्रश्न आया था कि डीएपी उपलब्ध नहीं है। डीएपी की रैक लग चुकी है, वो आज आ चुका है हमारे पास में, और जैसे ही वो पॉस मशीन में है और आपको वितरण चालू हो जाएगा। ये वॉइस एम के दमोह ने कहा है कि किसानों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो कौन सी योजना का लाभ किसको नहीं मिल रहा है? यदि आप स्पेसिफिकली बता पाएंगे तो हम उनको लाभ दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और नकली खाद की अभी आपको हर में बार इल्ली लग रही है, बताइए। हेल्पलाइन या फिर हमारे जो कृषि विकास अधिकारी है, आप उनसे बिल्कुल शिकायत कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आप अरहर में जो बीमारी के बारे में हमारे कृषि वैज्ञानिक बताएंगे। अरहर में इल्ली की समस्या बता रहे हैं, कीड़े भी लग रहे हैं, तो इस समय जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर दें, कीड़े समाप्त हो जाएंगे। नींबू के फल पूरी तरह से पक नहीं पाते हैं, झड़ जाते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। शिवांग कुशवाहा जी ने बोला है। तो आमतौर पर जब भी नींबू या किसी फलदार पौधे में फूल आए उस समय आपको पानी देना है, और साथ साथ में आपको कुछ जो हार्मोन्स हैं, खासकर जो फ्लावर ड्रॉप को रोकते हैं, जिसमें प्लानोफेक्स वगैरह है, इसका अगर आप स्प्रे कर देते हैं 8 से 10 दिन के अंतराल पर, तो नींबू में जो फल झड़ने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। ये सचिंद्र जी हमने नोट कर लिया है, जमुनिया हजारी के आसपास के गांव पे हम लोग ये खुरपका की समस्या को देखने के लिए हमारी टीम जाएगी और इसको एक बार चेक करके आएगी कि क्या समस्या आ रही है यहाँ पर। ठीक है। पथरिया कृषि उपज मंडी में अनियमितताओं के बारे में रुपेश सोनी जी ने लिखा है। अब आपको स्पेसिफिक यदि कोई शिकायत आएगी कि क्या विशेष अनियमितता हो रही है तो हम फिर ज़रूर कार्रवाई करेंगे, और मैं एसडीएम पथरिया को भी यहाँ पर जांच के लिए ज़रूर भेजूंगा मंडी में। सर नील गाय का बता दीजिए। नील गाय का अच्छा, आगे अगला प्रश्न जो आपके पास पुराने प्रश्न रखे हैं उसमें देखिए, ये गौ संवर्धन योजना के बारे में लोग प्रश्न कर रहे हैं, बताइए। ये मसूर क्यों सूख रही है, ये प्रश्न है शिवम पटेल जी का। और घर पर गेहूं रखते हैं तो उसमें कीड़े क्यों हो जाते हैं? ये मसूर सूखने का कारण है, इसमें ड्राई रूट लगता है, तो पानी यदि दे देंगे तो सूखना बंद हो जाएगा। यदि तब भी सूखना बंद नहीं होता है तो एलियट करके एक रसायन आता है, इसका 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें, तो जो इसमें उगरा रोग लगा हुआ ठीक हो जाएगा। ओके। मिट्टी परीक्षण के बारे में आप बताएं। श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी ने प्रश्न किया है आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के संबंध में। तो इसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लगातार जो है
केस बन के आ रहे हैं और वो बैंकों को भेजे जा रहे हैं, बैंकों से स्वीकृति प्राप्त हो रही है। यदि आपको कोई केस ऐसा है या नहीं मिला पाया है तो आप मुझसे सीधे उप संचालक पशुपालन से संपर्क कर सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है प्रोफेसर कॉलोनी के पास है, आप आएं और संपर्क कर लें और जो भी समस्या होगा तुरंत निदान कर दिया जाएगा। दूसरा आपका एक और है किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में, पशु किसान क्रेडिट कार्ड, ये जो है ये मुझे जहाँ तक जानकारी है आप राजापटना से संबंधित हैं और राजापटना विकास बैंक ने, स्टेट बैंक ने आपके यहाँ काफ़ी प्रकरण किए हैं और वो अभी कर भी रहे हैं, हम केस बना के लगा रहे हैं। यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे सीधे संपर्क करें। बिजली उप संचालक पशुपालन से आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बताइए। MP भी आप आ जाइए जरा, ये बताइए बटियागढ़ ब्लॉक में बहुत बिजली काटी जा रही है, ऐसा बताया गया है इसमें। मृदा परीक्षण के बारे में एक बार फिर से बताइए। पन्ना जिले के बारे में पूछा गया है, तो पन्ना जिले के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। दमोह की मैं बात कर सकता हूं कि यहाँ पर हमारे यहाँ 18 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं। मृदा परीक्षण के बारे में अरविंद कटारे और साकेत राय साहब ने प्रश्न पूछा है कि मृदा परीक्षण कैसे कराएं। तो हमारे यहाँ जिला स्तर पर एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित है, वहाँ पर आप मृदा नमूना जो है हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से जमा करके और आप अपना मिट्टी का परीक्षण करा सकते हैं। ध्यान देने योग्य इसमें बात यह है कि आपकी जब खेत में फसल खड़ी हो तब आपको मृदा का नमूना नहीं लेना है। जब आपकी फसल खेत में ना खड़ी हो, खेत खाली हो, तभी आपको नमूना लेना है ताकि उसमें जो है सही पोषक तत्वों की जांच हो सके। डॉक्टर साहब, और ये पूर्णतः जो है फ्री रहता है, आपको किसी प्रकार की शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। डीवर्मिंग कैंप और आपका चने डीवर्मिंग सर, इनकी डीवर्मिंग इसमें उन्होंने पूछा अभी कि क्या था वो प्रश्न चला गया। लिक्विड इसमें एक चीज चलो हमारे यहाँ कैंप प्रारंभ नहीं हुए हैं, शीघ्र ही प्रारंभ होने वाले हैं और उसमें हम पशुओं की डीवर्मिंग के लिए जो है हमारे हॉस्पिटल्स में और औषधालय में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में औषधि उपलब्ध है। आप वहां से संपर्क करके कृत्रिम गर्भाधान डीवर्मिंग के लिए औषधि प्राप्त कर सकते हैं। श्रीकांत जी, सोयाबीन की खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। ध्यान ये रखिएगा कि सोयाबीन में नमी अधिक नहीं हो। यदि अधिक नमी होगी 12% से अधिक की तो सोयाबीन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो जब भी आप सोयाबीन की फसल को बेचने के लिए उपार्जन केंद्र पर जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चने की फसल में पौधे सूखने की शिकायत आ रही है। फिर आप बताइएगा अपना सब्जी वाला। जी हाँ। इसको बता ये कहाँ है, इसको देख। चने में जो सूखने की समस्या आ रही है, इससे पहले भी अभी डॉक्टर द्विवेदी सर ने बता दिया था कि इसमें ड्राई रूट राट की समस्या आ रही है जो कि फंगस के द्वारा मृदा जनित है। इसमें आप चाहें तो जो एक ट्राइकोडर्मा विरिडी आती है या सूडोमोनास एक अच्छा इसमें बैक्टीरिया है, वो इसमें अच्छा काम कर रहा है। सूडोमोनास का भी स्प्रे करें। मार्केट में और भी फफूंदनाशक जो उपलब्ध हैं, जिसमें अभी एलाइट वगैरह द्विवेदी सर ने बताया था, तो एलाइट को या और भी अन्य जो फफूंदनाशक उनका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, अब सब्जी के बारे में जरा आप बताएंगे। हमारे उद्यानिकी विभाग के अधिकारी किसी ने भी हमसे पूछा था कि सब्जियों के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से उनको दिक्कतें हैं कि सब्जियां की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसके बारे में बताएं। अभी हमारे किसान भाई ने पूछा है, किसान साकेत जैन जी ने पूछा है कि सब सब्जियों में हमेशा रेगुलर इनकम कैसे की जा सकती है। तो जब आप हमेशा अल्टरनेट लगाएं, एक महीना बाद जैसे आपने टमाटर लगाया तो सभी प्रकार की सब्जियां लगाएं, एक प्रकार की लगाएं, जिससे अलग अलग प्रकार के आपको सब में लाभ मिल सके। आप यदि 1 हेक्टेयर में कर रहे हैं तो आप 0.25 में टमाटर लगाएं, 0. मिर्ची लगाएं, इस प्रकार से सब प्रकार की सब्जियां लगाएंगे तो आपको रेगुलर आपको इनकम मिलती रहेगी। श्री राम जी, आपने आवारा पशुओं के संबंध में 1 एकड़ पर कितना यूरिया मिलता है? आवारा पशु आपके यदि पंचायत में है, इसकी जानकारी मुझे नहीं, आपकी पंचायत से है। यदि आवारा पशु है तत्काल पंचायत को सूचित करें और पशुपालन विभाग को भी सूचित करें। पंचायत जो है आपकी व्यवस्था, पंचायत से आपकी व्यवस्था कराई जाए। आप हाँ, अभी जरा एक मिनट, बिजली वाला एक इशू था इनका बटियागढ़ का, वो बता दें 1 मिनट। हाँ, पंडित प्रदीप व्यासी जी का प्रश्न है कि 1 एकड़ में कितनी यूरिया मिल सकती है, डीएपी मिल सकती है। तो 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी डीएपी आपको मिल सकती है। और उसके साथ में आपको जो है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी भी हम लोग दे रहे हैं, वो भी बहुत उपयोगी है। उससे जो है आपकी लागत भी कम आती है और उपज भी अच्छी होती है।
सर, एक बटियागढ़ ब्लॉक की एक शिकायत थी जिसमें आप बताना चाहूँगा कि एमपीवी की तरफ से नियमानुसार 10 घंटे पंप में सप्लाई दी जाती है, 24 घंटे प्याज की पौध पीली पड़ के सूख सप्लाई रही दी जाती है। इसके कहते हैं कि बटियागढ़ ब्लॉक में एक 5 MVA का कोटेरा सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर जो खराब हो गया था उसका सुधार कार्य कर दिया गया है, जिसके कारण से अब आपको आगे से ये कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। किसान का प्रश्न है, प्याज सूख रही है तो प्याज सूखने में थ्रिप्स नाम का एक रस चूसक लगता है, तो उसमें थायोमेथाक्साम जो बाजार में अरेवा नाम से आता है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, ठीक हो जाएगा। उसमें लिखा है कि दवाई डालने पे भी इल्ली नहीं मर रही है, इसका फिर क्या करे आदमी, वो बताइए। अरहर में दवा उसमें क्या है कि उसको 10-12 दिन में फिर से रिपीट करना पड़ेगा उसी दवाई को, इमामेक्टिन बेंजोएट को 10-12 दिन में फिर से रिपीट करें तो ठीक हो जाता है। पशुपालन के संबंध में आपके द्वारा जानकारी चाहिए गई है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे पास की किसी भी संस्था जैसे पशु चिकित्सालय संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या मुझसे जो जिला कार्यालय में आकर जो हमारे उप संचालक कार्यालय है और प्रोफेसर कॉलोनी के पास वहां आके संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। हाँ बताओ। एक किसान बंधु का प्रश्न था कि पथरिया को ट्यूबवेल योजना से जोड़ा जाए, तो मैं बताना चाहता हूं किसान बंधुओं को कि पथरिया और हटा दो विकासखंड जो है डार्क जोन में आते हैं, उनमें जो है वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया, जिसमें शासन द्वारा जो है इस पर डार्क जोन होने के कारण वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो पथरिया और हटा में ट्यूबवेल योजना के अंतर्गत जो है लाभ नहीं दिया जा सकता है। ये चना में क्या है, ये क्या है? रविंद्र सत्य सिंह राजपूत कह रहे हैं कि चना में प्री इमरजेंस पेंडीमिथिलीन का यूज जो है बोने के 72 घंटे के अंदर कर देना है। 1 लीटर 1 एकड़ में बोने के 72 घंटे के अंदर आप इसको छिड़क दें तो चना उगेगा और जितने खरपतवार है वो नहीं उगेंगे। घर की छतों पर कैसे बागवानी करें? आप आइए। हाँ, घर की छतों पर कैसे बागवानी करें ये पूछा गया है, हम बता रहे हैं अभी आपको। किसान भाइयों, जैसे कि अगर घर पर टेरेसिंग गार्डन करते हैं तो इसमें किसी भी खेती की जरूरत नहीं होती है। आप पहले प्लास्टिक की सीट एश्योर करें छत पर, जिससे कि वाटर प्रूफ हो जाए, और जो भी सीजनल सब्जियां हैं जिसमें भटा है या अपना टमाटर है, मिर्ची है, आप चयनित कर लें सीजन के हिसाब से, और 5 से 7 जो हमारी सब्जियां हैं उसको आप एक तो ग्रो बैग में लगा सकते हैं, या फिर आप सिंपली जो ईंट से बेड बना लें और उसमें जो तालाब की मिट्टी वर्मी कंपोस्ट के साथ उसमें ऐड कर दें, और फिर अपन उसमें जो उन्नत प्रजाति की जो सब्जियां हैं उसको लगा सकते हैं। आप लोग इधर ही बैठो। हाँ, आप लोगों के कंटिन्यूस प्रश्न है। इल्ली के बारे में फिर से बता दीजिए, चना के बारे में बता दीजिए। दोनों चने में जो इल्ली लग रही है, आमतौर पर सबसे पहले किसान भाई अपने खेत में टी आकार की खूंटी लगा दें, उससे बहुत सारी इल्ली जो है वो चिड़िया खा के खत्म कर देंगे। और साथ साथ में जो इमामेक्टिन बेंजोएट है, फ्लुबेंडामाइड है, कीटनाशक है, इनका आप उपयोग कर सकते हैं, इस समस्या से निजात मिल जाएगी। जी। एक किसान बंधु है जयपाल सिंह काची, नैनो यूरिया का उपयोग कैसे करें? कपिल पटेल जी हैं, ये कह रहे हैं कि नैनो यूरिया का कैसे उपयोग करें। तो नैनो यूरिया का उपयोग आपको 2 बार करना है। फसल की बोने के बाद से 35 दिन और 65 दिन पर 1 बाटल 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद। एक प्रश्न जयपाल सिंह काची जी का है कि नकली खाद की जानकारी कैसे हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि कोई भी जो है खाद, यदि आपको लगता है कि यह नकली है तो उसकी जानकारी तुरंत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को दें। 4 दिन तो पहले उसका नमूना लेंगे, और नमूना जो है जो रसायन परीक्षण प्रयोगशाला है सभी संभागों में है, और वहां पर वो नमूना हम लोग भेजते हैं और उसका परीक्षण कराते हैं कि उसमें कितने % पोषक तत्व हैं। तो आप इसकी जानकारी जैसे भी आपको लगती है तुरंत जो है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को दें, वो आपका वहां से नमूना तुरंत लेंगे। रूपेश राय जी हमारे किसान हैं, इन्होंने कहा कि 4 दिन पहले गेहूं की बुवाई करी थी, बता पहली खाद कितने दिन बाद डालें। सबसे पहले आपको देना है कि 21 दिन पे आप पानी दें। पानी डालने के बाद आपको नैनो यूरिया का स्प्रे आपको 35 डे पे करना है। और अगर दानेदार यूरिया की बात है तो पानी देने के तुरंत बाद
आप 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ दानेदार यूरिया का आप छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। ये अरहर की इल्ली दवाई डालने पर भी नहीं मर रही है? अरहर की इल्ली में जो दवाई डालने सबसे पहले तो आप अच्छी कंपनी की जो ओरिजिनल दवाई है पक्के बिल के साथ लाएं, और उस दवाई अगर आपने मान लो एक दवाई डाली इमामेक्टिन बेंजोएट और उससे खत्म नहीं हो रही, तो हम इल्ली वाली दूसरी दवाई है जिसमें फ्लूमेंडावाइड है या क्लोरोइंट्रानिलिप्रोल है, इनका हम उपयोग करें और दवाइयों को बदलते रहें। और साथ साथ में अपन देखें कि इल्ली किस टाइप की लग रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस इल्ली की फोटो भी भेज सकते हैं, क्योंकि 2-3 प्रकार की जो इल्ली हैं वो आती हैं, तो आप इसमें हमें फोटो भी भिजवा सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हो। और जो दवाई आपने डाली है उसकी भी हमें जानकारी आप जरूर दे दें। धन्यवाद। ये इन्होंने पूछा है कि मैंने कुछ नींबू के पेड़ लगाए लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसमें क्या करें? नींबू या आमतौर पर देखने में आता जो भी हमारे फलदार बगीचा होते हैं उसमें किसान भाई मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले उनकी साल में 2 बार कटाई छटाई हल्की फुल्की निदाई गुड़ाई करें, और साथ साथ में उनको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और साथ में आपको कौन कौन से उसमें तकनीकी अपनाना है तो उसको भी अपन करें। बढ़िया थाले बनाएं, बढ़िया साल में 2 बार उनको खाद दें समय समय पर, तो और पानी भी दें, तो उसमें जरूर आएगी। और अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें। धन्यवाद। चना बोनी के कितने दिन के बाद पहला पानी देना चाहिए? चना बोनी के कितने दिन बाद पानी देना चाहिए? आमतौर पर जो 15 से 25 दिन के बीच में आप पहला पानी लगा सकते हैं, और दूसरा फूल आने के पहले आप पानी लगा सकते हैं। ठीक है। किसान सम्मान निधि के बारे में हमारे तहसीलदार साहब हमारे साथ है, वो आपको बताएंगे कि क्या इसकी प्रक्रिया होती है। नया फॉर्म भरने के लिए पूछा गया है। हमारे रॉयल अठिया जी ने पूछा है ये प्रश्न। हमारे किसान बंधु का प्रश्न है कि किसान सम्मान निधि का न्यू फॉर्म कैसे भरते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि किसान सम्मान निधि यदि आप 2019 के पूर्व के भूमि स्वामी हैं तो आप संबंधित हल्का पटवारी से संपर्क कर सकते हैं और उनके द्वारा वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। यदि आप 2019 के बाद के 1-2 साल के छोटे पेड़ को चूहे कुतर रहे हैं, कट आउट डेट नहीं है। एक प्रश्न है शिवम कुशवाहा जी का कि मुनगा आम नींबू के पौधे को चूहे कुतर रहे हैं। सबसे पहले आप जो चूहे के जो बिल हैं उनको आप ढूंढें और उनको बंद करें, और उसमें जिंक फास्फाइड नाम की एक दवाई आती है, तो उसको आटा या बेसन के साथ में लोई बना के उसमें करें तो ये आपका कंट्रोल में आएगा। आप निदाई गुड़ाई और थाला बनाएंगे तो इस टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। जी, ये क्या है? चना बोनी के कितने दिन के बाद चना में NPK डालना चाहिए? NPK जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में वो तो नहीं डालना चाहिए। आप NPK 19-19 डाल सकते हैं। पहला पानी के बाद आप 1 किलो 1 एकड़ में आप डाल सकते हो। वो NPK 19-19 जो पाउडर फॉर्म में आता है उसका उपयोग। गेहूं में पहला पानी कब देना चाहिए? 21 दिन बाद आपको देना चाहिए। ओके। अच्छा, एक अभी 1-2 प्रश्न और आए थे इनके, चलो आगे आ जाएंगे, पता चल जाए। ठीक। हाँ, जैविक खेती पर हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है राठौर साहब, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं बिल्कुल। और यदि इस किसान सम्मान निधि से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर मंगलवार को हम जो है किसान सम्मान निधि के जितने आवेदन हैं जिनको पेंडिंग है किसी भी कारण से, उन सबको हम जन सुनवाई में बुलाते हैं। तो यदि आपका कोई आवेदन पेंडिंग है किसान सम्मान निधि का तो आप कृपया जन सुनवाई में आइए, उस सेम डे हम इसका निराकरण कराएंगे। एक किसान भाई हैं RL राठौर जी, वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करें? वर्मी कंपोस्ट जो आपका घर पर जो गोबर होता है साथ में कूड़ा करकट, इसको मिलाकर केचुआ के साथ में आप एक छोटा सा पिट बना लें जिसको हौदी टाइप बोलते हैं। उसमें महीने 1.5 महीने पुराना गोबर आप डालें, फिर उसमें केचुआ डाल रहे हैं और समय समय पे हफ्ते में 1 दिन पानी देते रहे उसमें, तो आपका वर्मी कंपोस्ट 1.5-2 महीने तैयार हो जाएगा। हरा मटर में पानी कब देना है? तो वही 15 से 25 दिन की जो इसकी क्रांतिक अवस्था है वो आप दें। एक किसान बंधु का प्रश्न था कि घर के गार्डन का मिट्टी परीक्षण कैसे कराएं। आप अपनी मिट्टी का नमूना जो है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जो हमारी दमोह में स्थित है वहां पर दे दें, आपको उसका परीक्षण करा करके आपको मिट्टी परीक्षण का सॉइल हेल्थ कार्ड आपको प्रदान कर दिया जाएगा। चने का गेहूं की जैविक खेती कैसे करें? नीतीश गुप्ता जी का प्रश्न है। गेहूं की जैविक खेती के लिए सबसे पहले हमें जो जैविक चीजें हैं जिसमें केचुआ खाद है, कंपोस्ट है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, सूडोमोनास है, इनका आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। रासायनिक की जगह पे जो आप दवाइयाँ देना चाहते हैं जैसे नीमास्त्र वगैरह है, नीम ऑयल वगैरह है, इनका उपयोग करें। जी, राव लखन सिंह लोधी जी ने लिखा कि कलेक्टर साहब आप AC रूम से बाहर निकल करके कभी देखिए चीज़ों को। मैं लगातार निरीक्षण करता हूँ, आप भी मुझे कोई स्पेसिफिक नाम बताइए कि किस दुकान से ऐसा कोई कर रहा है
आपका प्रश्न जो है आपने केवल जनरल कमेंट कर दिया है। आप यदि स्पेसिफिक बताएंगे कि कहाँ पर ऐसा हो रहा है, हम तत्काल उसकी जांच कराएंगे। अलसी की खेती पहले पानी कितने दिन की अवस्था में दें? अलसी की खेती में भी आपको जो 21 या 25 दिन की जो अवस्था है उसमें आपको पहला पानी देना है। सॉइल टेस्टिंग के बारे में आपने कहा है कि अच्छा, सिंगाड़े की फसल के बारे में बता दीजिए। सिंगाड़ा जैसे दमोह जिले में बहुत तालाबों में होता है, इसमें आमतौर पर एक फफूंद वाली बीमारी होती है जिसको एंथ्रेक्नस बोलते हैं। तो इसके लिए ट्यूबरकुलोनिल सल्फर जो है फंजीसाइड, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। विगत कई सालों से कई किसान जो सिंगाड़ा लगाते थे कृषि विज्ञान केंद्र और उद्यान विभाग से संपर्क में थे और उनको आराम हुआ है। कुछ कीड़े भी लगते हैं तो आप लोग देख लें कि अगर वो उस पानी का ज़्यादा पब्लिक यूज नहीं है तो फिर उसमें दूसरे ऐसे कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं जी। ये एक तो ये बिही की खेती में कीड़े लग रहे हैं, अमरूद में। बिही की खेती में सबसे पहले तो आप देखें कि ज़्यादा पानी ना दो। ज़्यादा पानी देंगे तो फल में ज़्यादा मॉइस्चर होगा और इल्ली और कीड़े लगेंगे। तो पानी आप अभी जो फ्रूटिंग स्टेज चल रही है इसमें आपको नहीं देना है। और साथ साथ में आप जैसे इल्ली की समस्या आ रही है तो जैविक में नीम ऑयल जो 10,000 ppm है या फिर नीमास्त्र वगैरह का उपयोग करें। और अगर इल्ली की समस्या है, रासायनिक कंट्रोल में जाना है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट या फ्लूबेंडामाइड का उपयोग कर सकते हैं। होने के समय कौन सा? हाँ अच्छा, ये बताइए वाला। नैनो डीओपी और नैनो यूरिया का एक साथ छिड़काव कर सकते हैं। कोशिश करें कि अलग अलग ही करें और अगर जब जरूरत है तो फिर कर सकते हैं आप। ये सभी फसलों के लिए प्रमाणित बीज कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? सभी फसलों के प्रमाणित बीज जो है दमोह में जैसे बात करते हैं, एक तो बीज निगम है, सोसाइटी है और आपके कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ पे प्रमाणित और साथ साथ में आपको ब्रीडर सीड भी मिल जाएंगे। यदि मान लीजिए आपको कहीं पर बीज की उपलब्धता में परेशानी हो रही है तो प्लीज़ आप जरूर हमें बताइए, हम वो परेशानी दूर करने का प्रयास करेंगे पूरा। जो भी किसान भाई हैं अगर सुन रहे हैं तो बीज के लिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। 2-3-4 प्रकार के जो केंद्र हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, आप उनके कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको बीज की किसी भी प्रकार के कोई भी बीज की आपको कमी नहीं पड़ेगी। दमोह जिले में 2-4-5 जो सोसाइटी है उनमें संपर्क करें, बीज निगम में संपर्क करें और कृषि विज्ञान में संपर्क करें। और ज़्यादा अच्छा टॉप क्वालिटी के सीड चाहिए तो JNKVB जबलपुर। ये चना बोनी के 21 दिन बाद सूख रहा है, इसमें भी ड्राई रूट राट की दिक्कत होती है जो कि उगरा जिसको आमतौर पर किसान भाई बोलते हैं। तो आपका जैसे चना सूख रहा है तो आप उसमें फफूंदनाशक का स्प्रे करें। ड्रोन के बारे में बताइए, अरहर की खेती। ड्रोन के लिए दमोह जिले में 2 ड्रोन है। एक ड्रोन NRLM के अंतर्गत है, दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र में है और साथ साथ में कुछ प्राइवेट कंपनियां वगैरह भी दमोह जिलों में ड्रोन चला रही हैं, तो उनसे भी अपन संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें तो आपको इसकी जानकारी और बता देंगे। धन्यवाद। बताओ, इसकी बता दिया हटा से एक प्रश्न फिर से था कि सोयाबीन की खरीदी कब से प्रारंभ होगी। तो मैं बता दूं कि सोयाबीन की खरीदी प्रारंभ हो गई है और ये जो है 31 दिसंबर तक चलेगी। तो किसान बंधु बिल्कुल चिंता ना करें, अभी आप अपना स्लॉट बुक करके जो हमारे केंद्र निर्धारित किए गए हैं वहाँ पर अपनी उपज विक्रय हेतु ला सकते हैं। एक हमारे किसान बंधु हमें ताम्रपाल जी जिनका प्रश्न है कि औषधीय फसलों का प्रशिक्षण कहाँ पे होगा। तो जो आपको कृषि विज्ञान केंद्र में औषधीय फसलों का प्रशिक्षण और राष्ट्रीय स्तर पे आपको चाहिए तो CMAP लखनऊ में और राज्य स्तर पे चाहिए तो JNKVB जबलपुर में इसका अनुसंधान केंद्र भी है, वहाँ पे इसके बीज वगैरह भी मिल सकते हैं। ये नकली DAP और असली DAP के बीच में पहचान कैसे करनी चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न किसी ने किया है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, इसका उत्तर बताया जा रहा है। जो असली DAP होती है उसके दाने भूरे होते हैं, काले होते हैं और बादामी रंग के होते हैं। ये दाने सख्त होते हैं और नाखून आसानी से नहीं टूटते हैं। और जो नकली DAP होती है उसके दाने जो है काले होंगे और नाखून से बहुत जल्दी टूट जाएंगे। यदि आप उसको हथेली से मसलेंगे तो वो मसल जाएंगे। लेकिन जो असली दाने होते हैं उसके दाने कठोर होते हैं और वो आसानी से मसलते नहीं हैं। और उसमें यदि आप दोनों हथेली से मसलेंगे और सूंघेंगे तो अमोनिया की गंध आती है। और नकली जो DAP रहेगी उसमें कोई गंध नहीं आएगी। तो इसकी प्राथमिक पहचान है और इसकी जो है हम प्रयोगशाला में भी परीक्षण करा सकते हैं। एक और किसान भाई हैं लोधी जी, उनका प्रश्न है कि चने में घाटे के समय जो ओगरा की समस्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ओगरा या फफूंद है चने में या मसूर में 2-3 अवस्थाओं में आता है। 15 से 20 दिन की अवस्था, एक आपकी 60 से 65 दिन की अवस्था और दूसरी 85 से 90 दिन की अवस्था। तो जो घाटी वाली अवस्था होती है कि जब घाटी बनती है वो 85-90 दिन की अवस्था में, तो वो भी एक फफूंद का प्रकार है जिसमें आप
फफूंदनाशक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें एलाइट है और भी अन्य हमारे जो फफूंदनाशक हैं, तो इस समस्या का निदान पा सकते हैं। और साथ साथ में जब आप फसल लगाएं कभी भी, तो बीजोपचार और मृदाउपचार अच्छे फफूंदनाशक से आप जरूर करें। बीजोपचार, मृदाउपचार और साथ में ट्राइकोडर्मा विरिडी का और सूडोमोनास का भी आपको उपयोग करना है। चना में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या उपाय करें? चना में जो पोस्ट इमरजेंस मतलब ये है कि बोनी के बाद जो हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं, तो सर अभी इसमें इफेक्टिव खरपतवार नाशी अभी नहीं है, और प्री इमरजेंस में अपन जरूर कर सकते हैं। और साथ साथ में अभी कुछ किसान भाई कुछ ट्रैक्टरों में इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। एक हमारे किसान है महेंद्र पांडे जी, जिनने ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर सहित और कल्टीवेटर में कुछ किए हैं, ऐसे इम्प्लीमेंट सेट किए हैं जो उसकी बढ़िया तरीके से निदाई गुड़ाई हो जाती है। 90 रुपये में 1 एकड़ की बढ़िया तरीके से आप निदाई गुड़ाई हो जाती है, बीडीसाइड डालने की जरूरत नहीं है, खासकर चना और मसूर। ये बताइए कि अनार के पेड़ और नींबू के पेड़ लगे हैं, 5-6 साल के हो गए लेकिन फल नहीं आ रहा है उसमें। एक्चुअली में जो आपके अनार और नींबू के पेड़ लगे हैं, आप उनका पेरेंटल सोर्स पता कर लें कि आपने कहाँ से लिए थे, और अगर वो बीजू पौधे रहते हैं तो वो 5-6 साल के बाद या 8 साल के बाद ही उसमें फल देते हैं। और साथ साथ में आप इसमें हर साल 2 बार खाद, उर्वरक वगैरह, निदाई गुड़ाई, हल्की सी कटाई छटाई आप करते रहेंगे। और नंबर मैंने इसको बता ही दिया है, आप कृषि विज्ञान केंद्र आके संपर्क करें तो उसमें फूल आने लगेंगे। बीजू पौधा है इसलिए लेट हो रहा है। ये हो गया। गोबर की खाद कैसे तैयार करते हैं बताइए। गोबर की खाद जो अपन को तैयार करना है, साथ में 2 प्रकार से होती है। एक तो गोबर प्लस कूड़ा करकट, जिसमें बगैर केचुआ के, जिसको कंपोस्ट खाद बोलते हैं। दूसरी होती है कि गोबर प्लस केचुआ के साथ में, जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो जैसे ही आप बनाना चाहते हैं गोबर की खाद केचुआ के साथ में, बगैर केचुआ के साथ में, तो इसके लिए आपको प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा बता दिया जाएगा। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हाँ, बिजली संबंधित एक समस्या, उसके बारे में ये बताएंगे। क्या अरहर के साथ उड़दा की बोनी कर सकते हैं? नहीं कर ठाकुर जी की एक फिर से बता शिकायत थी वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी की कि ऊर्जा योजना के तहत ट्रांसफार्मर कब रखे जाएंगे। तो अवगत कराना चाहते हैं कि वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, आप ये जो योजना का नाम है कृषक मित्र योजना कहलाती है, जिसमें अभी तक 1320 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसका प्राथमिकता के आधार पर सर्वे कराया गया था। टोटल सर्वे अभी पूरा नहीं हो पाया हमारा। 130 इसमें से 15-20 दिन बाद इसमें से सबको डिमांड जारी करी गई थी। इसमें से टोटल 13 लोगों ने राशि का भुगतान किया है, 12 लोग के काम हो गया है, 1 का काम रनिंग पर है। और अब तक 263 अपात्र हितग्राहियों के आवेदन निरस्त हो चुके हैं। शेष का जो आवेदन होगा उन पे सर्वे के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। ये बताइए, किसानों को कितने घंटे बिजली दी जाती है, तो उसको बताने का कष्ट करें, पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ 3 तरह के फीडर चलते हैं, घरेलू फीडर, कृषि फीडर और मिक्स फीडर। जो कृषि फीडर है उसमें 10 घंटे बिजली का प्रावधान है। मुख्य रूप से हमारे जो भी साउथ डिवीजन पड़ता है, जो जबलपुर रोड और उसका मुख्य पार्ट आता है, उसमें ग्रुप सी में सप्लाई दी जाती है। ग्रुप सी की जो सप्लाई होती है वह सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक की है। 10 घंटे लगातार बिजली दी जाती है। यदि किसी कारण से ट्रांसफार्मर बदलने या लाइन पार्ट के कारण बिजली अवरोध में आती है की पहचान कैसे तो हम रात में 9 बजे से 12 बजे तक इन 3 घंटों में कटी हुई बिजली को एडजस्ट करके आपको उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के कृषि फीडर पर हम 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रकार नॉर्थ डिवीजन की बात करें, इसमें टोटल 9 फीडर ऐसे हैं जो ग्रुप ए और बी में सप्लाई देते हैं, जहां दिन में 6 घंटे और रात में 4 घंटे बिजली देने का प्रावधान है। और ग्रुप बी में भी दिन में 6 घंटे और रात में 4 घंटे बिजली देने का प्रावधान है और नियमानुसार बिजली दी जा रही है। यदि किसी प्रकार कटौती होती है तो उसको अपन एडजस्ट करते हैं। ओके, हाँ बताइए आप। इसमें किसान भाई जो प्रश्न आया था कि चना या मसूर में दीमक या उगरा की पहचान कैसे करें। अगर दीमक से नुकसान होता है तो दीमक की प्रवृत्ति होती है कि वो सीधी रात में अटैक करेगा और सीधे लाइन में नुकसान करेगा। मतलब इधर से बैठेगा और सीधे रात में काटना शुरू करेगा, मतलब एक लाइन में फसल सूखती है। और उगरा में आपके चिट्ठा में या गोल घेरे में 10-20 फीट में इस तरीके से फसल सूखती है, तो जो फंगस का अटैक है। और साथ साथ में केचुआ कहाँ से मिलेंगे, तो दमोह में बहुत सारे किसान बंधु हैं, जिसमें मेहता फार्म है, आपका मैनवारा में एक थम्मन सिंह लोधे जी के हैं, हटा में शिवराज जी के यहाँ हैं,
और कुंवरपुर में आपके अमन दबे जी के यहाँ है, और भी किसान बंधु हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र में भी समय समय पर जब हम लोग की गोबर की खाद की छनाई होती है तो उस समय भी केचुए आपको मिल सकते हैं, जो कि 300 से 400 रुपये किलो के लगभग इनका रेट है। और कुछ किसान केचुए बेच के 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। धन्यवाद। ये चने की फसल में खरपतवार उगने के बाद कोई रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं क्या? चने की फसल में खरपतवार उगने के बाद जैसे कि अभी इसका कोई इफेक्टिव अच्छे खरपतवार नहीं है, इसलिए किसान भाई उसका उपयोग अभी नहीं कर सकते। हो गया। और कोई सर एक प्रश्न है गेहूं में म्याऊं का। हाँ, तो उसके लिए थायोमेथाक्साम एक इंसेक्टिसाइड आता है जिसका एक बार और रिपीट कर दो नाम। थायोमेथाक्साम एक इंसेक्टिसाइड आता है, उसका स्प्रे करके आप म्याऊं जो माहू होती है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अभी किसान भाई देखने का आया कि गेहूं की जिन किसान भाइयों ने बोनी कर दी है, काला माहू या भूरा माहू देखने को मिल रहा है, जो रस्टूस ने काम कर रहा है। ओके, अब हमारा समय समाप्ति की ओर है। अब हम 1-2 प्रश्न और लेंगे और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। जो किसानों ने आज हमसे खास तौर से प्रश्न पूछे हैं, इसमें एक प्रश्न जो आया था जिसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि यदि हमारे पास उमरी गांव में पानी की कमी है और गेहूं में पानी नहीं मिल पाता तो क्या शासकीय तलैया से पानी ले सकते हैं? इसके लिए मैं आज बात करता हूं कि क्या व्यवस्था इसके लिए उमरी गांव में हो सकती है, और यदि हो सकती होगी तो नियम के अंतर्गत हम बिल्कुल इसकी व्यवस्था कराएंगे। रूपेश राय जी ने हमसे कहा है कि वो वर्मी कंपोस्ट में इंटर्नशिप कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है रूपेश जी, और इसके बारे में हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। यदि आपके पास कुछ अच्छे सुझाव हों जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल आइए, मिलिए। हम लोग जो है इसमें अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित कर सकें। ये बता दीजिए प्रति हेक्टेयर गिरी मॉल और यूरिया कितना डालना चाहिए? प्रति हेक्टेयर जो यूरिया है वो अलग अलग फसलों में अलग अलग डोज है। आमतौर पर देखते हैं कि फसलों में अगर 120, 60, 40 केजी पर हेक्टेयर इसका डोज है। अगर हम इसकी यूरिया की बात करते हैं 1 हेक्टेयर की, और डीएपी या यूरिया तो आमतौर पर 4 से 5 बैग अपन 1 हेक्टेयर में डालना चाहिए। ओके, सो लास्ट में अंत में जो है मैं आज इस फेसबुक लाइव सेशन में आप सबको आने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। और 2-3 बातें आप लोगों से हम करना चाहते हैं कि पहली चीज़ ये है कि नरवई बिल्कुल ना जलाएं। अभी इस समय जब कटाई हो जाती है तो उसके बाद में जो है नरवई जलाने की स्थितियां बनती हैं, और हमने 14 गाँवों को नरवई मुक्त गाँव बनाने का निर्णय लिया है और सैटेलाइट से हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। तो कृपा करके हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि नरवई बिल्कुल ना जलाएं। ये खेत को भी नुकसान करता है, ये उर्वरा शक्ति को भी नुकसान करता है, ये उत्पादकता को भी नुकसान करता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि सोयाबीन का उपार्जन प्रारंभ हो गया है। जो भी किसान भाई सोयाबीन की फसल को बेचना चाहते हैं वो बराबर सोयाबीन के उपार्जन केंद्रों पे जा करके और अपनी फसल को बेच सकते हैं। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। नमी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ है खाद की हमारे पास पर्याप्त स्थितियां हैं, कहीं पर भी खाद की कोई कमी नहीं है। हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, लगातार डीएपी भी आती जा रही है और खाद वितरण हम बहुत सुचारू रूप से संपन्न हो, यह हमारा पूरा लक्ष्य है। लगातार हमारे अधिकारी भी खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। धान का उपार्जन भी 18 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, उसकी तैयारियां भी हम चाक चौबंद रूप से कर रहे हैं और जल्दी ही वो हो जाएगा। जहाँ 2-3 चीज़ें जो आप लोगों ने आज डिस्कशन की है उसमें निकल करके बड़े पैमाने पे आई हैं। एक तो आपने फसलों के रोग के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी हैं और मुझे लगता है कि अब हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि हम लगातार इस तरह की किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे बच्चों की कक्षाएं लगती हैं वैसे ही किसानों की भी कक्षाएं लगने लगें लगातार, तो किसानों को इसके बारे में लगातार जागरूकता होगी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हम प्रयास करेंगे कि फसलों में लगने वाले कीट और रोगों के बारे में आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छे से मिल पाए। दूसरा पूछा गया है कि खास तौर से फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, उपार्जन, इनसे रिलेटेड प्रश्न हैं। इनके प्रश्नों को हमने जवाब देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। इसके अलावा सब्जी और उद्यानिकी से रिलेटेड बात आप लोगों ने पूछी है। बिजली से संबंधित समस्याओं को आपने हमारे सामने रखा है और अब हम प्रयास करेंगे कि हर महीने कम से कम एक बार जो है हम आपके साथ लाइव बैठें और आपकी समस्याओं के बारे में चर्चा करें और इसका निदान करें।
जहाँ तक दमोह में कृषि महाविद्यालय लाने की बात है, उसके संबंध में एक प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया है। अब राज्य सरकार के स्तर पर राज्य सरकार उसमें समुचित निर्णय ले सकती है और कृषि विभाग की जितनी योजनाएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको हमारे कृषि विभाग में मिल जाएगी, कृषि विज्ञान केंद्र में मिल जाएगी। हमारे अधिकारियों के नंबर आपके पास है, अधिकारियों के माध्यम से मिल जाएगी। और यदि आप किसी स्पेसिफिक योजना की जानकारी हमसे चाहते हैं तो हम वो भी बिल्कुल आपको तत्काल दिलवा देंगे। अब बैरसिया तहसील की बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो भोपाल जिले का विषय है, लेकिन हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सोयाबीन की खरीदी हम लोग बार बार कह रहे हैं कि स्टार्ट हो चुकी है। सोयाबीन लोग जो है 10 उपार्जन केंद्र पे जाके बेच सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी ने इस कार्यशाला में भाग लिया, फेसबुक लाइव आए आप लोग हमसे जुड़े और आप लोगों की बात को सुन करके हमें कई सारी नई इंसाइट्स मिले हैं। आपकी समस्याओं का आकलन करने का अवसर मिला है और हम पूरा प्रयास करेंगे अधिक से अधिक मात्रा में किसानों की समस्याओं का हम निराकरण कर सकें ताकि किसानों को उनकी उपज के पूरे दाम मिल सकें और किसान जो है अपनी आमदनी को बढ़ा सके और कृषि एक फायदे का बिजनेस बन सके। धन्यवाद।